स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ये बात आप सबको पता है कि भारत क्रूड ऑयल के मामले में फॉरेन कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। कितना डिपेंडेंट? हम जितना भी कंजम्पशन करते हैं क्रूड ऑयल का, उसका लगभग 85 से 90% ये हम इंपोर्ट कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा जो डॉलर्स है, रिजर्व्स है, वो क्रूड ऑयल खरीदने में चला जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अचानक से बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाए इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसकी वजह से यहां पर डायरेक्ट इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पर आता है। हमारा जो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है, करंट अकाउंट डेफिसिट, सब कुछ बिगड़ जाता है, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। अब इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार लंबे समय से प्लान कर रही थी कि हम स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व बनाएंगे। स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व का मतलब यह हुआ कि जमीन के अंदर बहुत सारा ऑयल, मतलब कि जब मान लो अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, बहुत नीचे आ गया है, तो हम उसको सस्ते में खरीद के भारत में उसको रिजर्व करेंगे, और कभी इमरजेंसी की जरूरत पड़ी, कभी वॉर हुआ, अचानक से इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर चले गए, तो यहां पर उस रिजर्व का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो क्या है कि यहां पर ऑलरेडी रिजर्व बनाया था, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा, साउथ इंडिया में बना हुआ है, जिसको रॉक कैवर्न कहा जाता है, उसके अंदर ऑयल रिजर्व किया जाता है। तो अब क्या है कि रॉक कैवर्न तो बन गए हैं, यहां पर जो स्पेस बनना था वो तो बन चुका है, लेकिन सरकार का जो प्लान था उसको फिल करने का, उसको पूरी तरह से फिल किया जाएगा, वो सरकार ने प्लान एक तरह से स्क्रैप कर दिया। ये आप देख सकते हो यहां पर जो खबर आई है सामने, इंडिया होल्ड्स बैक $600 मिलियन स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व टॉपअप। $600 मिलियन मतलब अगर आप इसको रुपये में कन्वर्ट करोगे तो 50 बिलियन रुपीस आपको मिलेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, रिजर्व कितना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, भारत ने ये डिसीजन क्यों लिया, आगे क्या होगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, पूरी तैयारी एक सिंगल बैच के माध्यम से करना चाहते हैं, इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ मिलेगा, आपको पर्सनल मेंटर दिया जाएगा, ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप अपने पर्सनल मेंटर से पूछ सको। तो यहां पर आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया है सभी का, और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ध्यान रखिएगा ये जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और मान लीजिए अगर आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं यूपीएससी का, तो प्रीलिम्स अगर आपको क्रैक करना है तो हमारा SIP प्लस बैच, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरा रिवीजन, जितनी भी चीजें हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वो कराई जाएंगी, और ये बैच 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए ये डिसीजन आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, क्योंकि अल्टीमेटली मान लो जो इतना बड़ा एक तरह से जो रॉक कैवर्न बनाया गया है, मैं भी आपको दिखाऊंगा आगे, डोंट वरी, तो उसमें जो ऑयल रिजर्व किया जाएगा, बहुत सारा ऑयल उसके अंदर डाला जाएगा, तो उसके लिए पैसे खर्च करने होंगे। तो यहां पर डिसीजन लिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का कि जो हमारा प्लान था कि 50 बिलियन रुपए हम खर्च करने वाले हैं उसको टॉप अप करने के लिए, मतलब उसमें क्रूड ऑयल खरीद कर रिजर्व करने के लिए, वो अभी हम नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत ज्यादा इस समय वोलेटिलिटी चल रही है, और इसी की वजह से सरकार ने कहा है कि हो सकता है कि शायद क्रूड ऑयल का प्राइस आगे और गिर जाए। तो मान लो अभी क्रूड ऑयल का प्राइस $75 पर बैरल चल रहा है, और अभी सरकार खरीद लेती है और रिजर्व में रख लेती है, और मान लो कल जो है वो फर्दर गिर के $50 हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, भारत को इससे लॉस दिखेगा, क्योंकि हमें सस्ते दाम पर खरीदना है और इमरजेंसी के समय इसका इस्तेमाल करना है। चलो इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ये है क्या, और कौन संभालता है भारत के अंदर? देखो भारत में इसको संभाला जाता है भाई इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और मैं आपको दिखा देता हूं। ये अगर आप मैप में देखोगे साउथ इंडिया में, एक तो आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम, फिर कर्नाटका में 2 जगह है, एक है पड्डूर और दूसरा है मैंगलोर। इन 3 जगह पर इस समय आपको ये रिजर्व देखने को मिलता है। जैसे कि ये आप देख रहे हो ना, ये अंडरग्राउंड रिजर्व है, इसी के अंदर बहुत सारा जो क्रूड ऑयल है वो डाला जाता है, और ये इसको हम कहते हैं रॉक कैवर्न, ठीक है, क्योंकि ये पत्थर का है, नीचे जो एरिया है जो अंडरग्राउंड है वो पत्थर का है, तो वहां पर उसको एक्सकवेट करके खोद के यहां पर इतना बड़ा रिजर्व बनाया जाता है। अब आप में से कई लोग ये पिक्चर देख के कहेंगे क्या ये बड़ा है कि छोटा है? देखो मैं आपको दिखाता हूं पर्सपेक्टिव से। नीचे देखिए ये गाड़ी दिख रही है आपको छोटी सी, तो आप सोच के देखिए ये गाड़ी का साइज कितना होगा, और ये छोटा दिख रहा है, तो ये ओवरऑल ये जो रिजर्व है, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो वो कितना ज्यादा बड़ा होगा, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो विशाखापट्टनम, पड्डूर और मैंगलोर ये 3 जगह पर है, और आगे चलकर प्लानिंग है कि और ज्यादा रिजर्व उड़ीसा के चंडी खोले में बनाया जाए,
जाए और साथ ही साथ पद्दूर में एक और रिजर्व बनाया जाए। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी की, इन 3 जगहों पर कितना कैपेसिटी है, कितना हम रिजर्व कर सकते हैं, तो लगभग 5.33 मिलियन मैट्रिक टन, जो कि लगभग इक्वल टू होगा 39 मिलियन बैरल्स। मतलब 39 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल हम इन 3 जगहों पर रिजर्व कर सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी भी अगेन आप देख सकते हो यहां पर मिलियन मैट्रिक टन में अगर आप देखोगे तो विशाखापट्टनम वाला जो रिजर्व है वहां पर 1.3 है, फिर मैंगलोर में 1.5 मिलियन मैट्रिक टन है, और पद्दूर में कर्नाटक के अंदर 2.5 मिलियन मैट्रिक टन है। अब देखिए इसमें होता क्या है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कर्नाटका का पद्दूर की बात करें, ठीक है, वहां पर 2.5 मिलियन मैट्रिक टन है इस तरह के रिजर्व का। तो ये रिजर्व जो बनाया जाता है ना, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लो 2.5 है, मतलब 0.5 फिर 0.5, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, और यहां पर जब जरूरत होती है तो उन रिजर्व्स में से यहां से निकाला जाता है। तो ये हमें कितना बफर देता है। मान लो अगर भारत में इंपोर्ट होना बंद हो जाए, अगर क्रूड ऑयल भारत में नहीं आता है और लगातार हम अपने रिजर्व में से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझिए कि 8 दिन का यहां पर बफर है हमारे पास। मतलब 8 दिन तक हम बिना इंपोर्ट कराए ये काम कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन क्या ये 8 दिन सफिशिएंट है? नहीं। अगर आप देखोगे यहां पर जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि कम से कम देशों के पास एटलीस्ट 30 डेज का तो होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे, अमेरिका और कई सारे देशों में, उन्होंने तो अपना रिजर्व बना रखा है बहुत ज्यादा, मतलब 60 डेज का, 90 डेज का, इस तरह का रिजर्व बना रखा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2020 में, आपको याद हो जब कोविड आया था, अचानक से ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस क्रैश हो गए थे, गिर गए थे एकदम, और इसकी वजह से क्या हुआ था, जो पर बैरल का प्राइस है वो $19 आ गया था। तो उस समय सरकार ने क्या किया, सस्ते में बहुत सारा जो ऑयल है वो रिजर्व खरीदा, और इन तीनों जगहों पर ये जो रिजर्व बनाया गया था वहां पर इसको हमने स्टोर कर लिया था। और अल्टीमेटली स्टोर करने की वजह से जो हमें प्रॉफिट हुआ, जो बेनिफिट हुआ, क्योंकि आगे चलकर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, तब जब हमने इसका इस्तेमाल किया था तो इसकी वजह से बताया जाता है कि $700 मिलियन का सरकार को यहां पर मुनाफा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो जो प्रॉफिट था, मतलब ये रिजर्व हमारा जो रखा था, उसमें से हमने लगभग 1/3 इस्तेमाल कर लिया है। जितना ये रिजर्व है ना, जिसमें हमने क्रूड ऑयल डाला था, जितना भी, उसका 1/3 सरकार ने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है। यह चीज आपको समझना है। और यहां पर कितना खाली है, देखो विशाखापट्टनम और मैंगलोर वाला जो ये आप देख सकते हैं, विशाखापट्टनम और मैंगलोर वाला, यहां पे जो रिजर्व है वहां पर बताया जाता है कि लगभग 13.5 मिलियन बैरल्स का जो स्टोरेज स्पेस है वो इस समय खाली पड़ा है। मतलब कि आप समझिए, मैंने आपको बताया था ना यहां पर दैट इज इक्वल टू कितना, 39 मिलियन बैरल्स, ठीक है, ये कैपेसिटी है। 39 मिलियन बैरल्स में से 13.5 मिलियन बैरल्स जो स्पेस है वो इस समय खाली है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो मैंगलोर वाला है, जो कि सबसे बड़ा है, इनफैक्ट सबसे बड़ा तो पद्दूर वाला है एक्चुअली, लेकिन ये मैंगलोर वाले की अगर हम बात करें ना, ये मैंगलोर वाला जो देख रहे हो, यहां पर सरकार ने एक काम किया था कि इसका एक हिस्सा, मतलब बेसिकली मैंगलोर में 2 यूनिट्स हैं एक्चुअली वहां पर, ठीक है, उसमें से एक हिस्सा क्या किया, जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन है उनको लीज पर दे दिया कि उसका जो इस्तेमाल है वो लोग कर रहे हैं, सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि सरकार अब इसको वापस से फिल क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये जो एम्प्टी पड़ा हुआ है स्पेस, क्यों नहीं सरकार इस समय स्टोर कर रही है? देखो, एक सबसे बड़ा कारण है कि सरकार को लगता है कि ऑयल प्राइसेस में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आएगी, मतलब ऑयल प्राइसेस गिरेंगे, ऐसा सरकार का अनुमान है। हो सकता है शायद ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं, लेकिन सरकार ऐसा सोचती है कि वो गिरेगा, जिसकी वजह से सरकार अभी खर्च नहीं करना चाहती। और क्यों नहीं खर्च करना चाहती, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर सरकार बहुत सारा खर्च करेगी तो सरकार का फिजिकल डेफिसिट गड़बड़ हो सकता है। आपको याद होगा जो बजट आया था पिछले साल, अभी तो फिर से बजट आएगा 1 फरवरी को, लेकिन पिछले साल जो बजट आया था उसमें बताया गया था कि 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना पहुंच गया था, 6.4%। सरकार अब इसको नीचे करके 5.9% लाना चाहती है। मतलब एक्चुअली क्या था कि हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत अच्छा हो गया था, हम 4% के करीब आ गए थे यहां पर, जो हमारा टारगेट था कि 4% के नीचे लाना है वो हम आ गए थे। लेकिन अचानक से कोविड आ गया, आप देख सकते हो, कोविड आने की वजह से सरकार को बहुत सारा खर्च करना पड़ा। तो सरकार ने जो खर्च किया उसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट कोविड के समय 9% चला गया था, लेकिन अब वापस से सरकार इसको नीचे लाना चाह रही है। तो सरकार अगर खर्च ज्यादा करेगी, अगर इसी में एक्सपेंडिचर कर देगी, तो सरकार का फिजिकल डेफिसिट गड़बड़ हो सकता है, और इसीलिए सरकार का सोचना है कि हम इसमें अभी रिजर्व नहीं डालेंगे।
लेकिन वहीं अगर आप देखोगे दुनिया के बाकी कई ऐसे देश हैं जो यहां पर लगातार अपने रिजर्व को फिल कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने जब ऑयल खरीदा था तब $95 पर बैरल भी चल रहा था। एक्चुअली अगर आप देखोगे यहां पर पिछले एक साल का चार्ट है क्रूड ऑयल के प्राइसेस का, सितंबर के महीने, पिछले साल सितंबर के महीने में ये $95 पर बैरल चला गया था और अभी क्या हुआ, ये गिर गया है, करीब $77 पर बैरल हो गया है। तो यहां से सरकार को लगता है ये फर्दर नीचे गिरेगा और जब ये नीचे आएगा तब सरकार सस्ते दाम पर इसको खरीदेगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी एम्प्टी स्पेस है इसको लेकर सरकार का क्या प्लान है। देखो, सरकार ये कह रही है यहां पर जो इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है, जो इसको पूरा चलाती है रिजर्व्स को, उन्होंने ये कहा है एक तरह से कि जो अभी एम्प्टी वाला एरिया है, जो रिजर्व है जहां पर अभी क्रूड ऑयल नहीं है, वो बेसिकली जो लोकल रिफाइनर्स हैं और जो ग्लोबल ऑयल मेजर्स हैं उनको लीज पर दे देना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैंगलोर में एक जो हिस्सा है बेसिकली वो ऑलरेडी अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन को लीज पर दिया हुआ है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को थोड़ा सा रेवेन्यू आता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं, जो कोशिश ये की जा रही है कि मैंगलोर का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो भी अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन को ही दे दिया जाए और बाकी का जो स्पेस है वो अलग अलग जो रिफाइनरीज हैं उनको यहां पर पूछा जाए क्या आपको इसकी जरूरत है तो वो उनको दे दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी खबर ये आई थी कि जो रिफाइनर्स हैं भारत के अंदर, उन्होंने कहा कि देखिए अभी हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं, हमारे पास जितना रिजर्व होना चाहिए था वो हमारे पास है, हम और रिजर्व अपना नहीं रखना चाहते। तो हो सकता है कि लंबे समय तक ये जो पूरा रिजर्व है वो अभी खाली पड़ा रहेगा, वहां पर उसमें कोई ऑयल नहीं होगा। तो यही खबर आई थी। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार का जो प्लान था उसको फिल करने का, उसको सरकार ने अभी के लिए स्क्रैप कर दिया है। वैसे आप देख सकते हो यहां पर भारत के लिए प्रॉब्लम क्या है, पिछले काफी समय से हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो लगातार गिरते जा रहा है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन गिरने की वजह से हमें और ज्यादा इंपोर्ट कराना पड़ा है। तो ये जो ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हो ये इंपोर्ट है, तो हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का वो लगातार गिर रहा है। ऑल्दो यहां पर आपने सुना होगा, अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है ये आप देख सकते हो, यहां पर पहली बार, अभी तक क्या हो रहा था, वहां से सिर्फ गैस निकाला जा रहा था, नेचुरल गैस। पहले रिलायंस निकाल रही थी और रिलायंस के साथ साथ अब ओएनजीसी भी निकाल रही है, लेकिन ओएनजीसी जो है अब यहां पर क्रूड ऑयल भी वहां से निकाल रही है, जो कि पीक में पहुंचेगा कुछ समय के बाद और बहुत सारा हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन आएगा इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा इंपोर्ट कम हो सकता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक जो क्रूड ऑयल हमारा आएगा इससे भारत को ही बेनिफिट होगा। इसके अलावा यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो मैंने आपको रिजर्व की बात की, यहां पर सरकार राजस्थान में भी कुछ ऐसा रिजर्व बनाने का सोच रही थी। अभी तो साउथ इंडिया में है ना, अब साउथ इंडिया में क्या होता है, नीचे जो अंडरग्राउंड रिजर्व है वो रॉक का है, पत्थर का है, लेकिन राजस्थान वगैरह में बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो सॉल्ट का, ब्राइन हम कहते हैं ना, जहां पर जो सॉल्ट होता है, नीचे जो सॉल्ट वाला एरिया होता है, वहां पर इसको स्टोर किया जाए, ऐसा सरकार सोच रही है। अब इसमें होता क्या, यहां पर तो मैंने आपको बताया ये एक पत्थर का है, तो एक्सकवेशन किया जाता है, खोदा जाता है। यहां पर क्या होता है प्रोसेस में, राजस्थान वाले एरिया में, यहां पर सरकार मतलब कि जो कंपनीज होती हैं वो बहुत सारा वाटर पंप करती हैं, इसमें बहुत सारा जो पानी है वो डालती हैं। पानी डालने की वजह से ये सॉल्ट वाला एरिया है, तो ये इसकी वजह से आपका पिघल जाता है सॉल्ट उसके अंदर, और जो सॉल्ट वाला पानी है वो एक तरह से वापस उसको निकाल दिया जाता है और यहां पर बहुत सारा एरिया बच जाता है, खाली एरिया बचता है। उस खाली एरिया में जो ऑयल है वो हम डाल सकते हैं, ऐसा सरकार सोच रही थी। लेकिन अब देखना होगा कि अब सरकार क्या इसको फर्दर बनाती है, क्योंकि साउथ इंडिया में जो ऑलरेडी रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है उसी को हमने नहीं फिल किया है, वो हम अभी स्क्रैप कर चुके हैं, तो क्या और रिजर्व बनाने की आवश्यकता है। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, ये सब कुछ जो पूरा टॉपिक है जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजरता है जिससे हमें पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें मिलती हैं। क्या आप बता सकते हो डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान क्रूड को कितने टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, ठीक है, वो बताना, कम से कम कितने टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि वो डिस्टिलेशन प्रोसेस हो सके। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।